उल्टा निकलेगा। क्या होता है xi? भूल गए? क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो क्या वैल्यू आएगी? 10। 10 फिर 30, फिर 50, फिर 70, फिर 90। यस मैम। 160, 30x1, 1050, 70x2, 1710। अब इन दो को प्लस नहीं करना, बाकी सबको प्लस करेंगे और साथ में लिख देंगे। आ गया 0, 3920 प्लस 30x1 प्लस 70x2। ठीक है बात? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब फ्रीक्वेंसीज का सम किया हमने। 16 प्लस 21 37 प्लस 17 54। यस मैम। So 54 प्लस x1 प्लस x2। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 54 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 100। x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 100 माइनस 54 46। ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी हमारी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। जो दो चीजें आपको दी होंगी उन्हीं से इक्वेशंस बननी है। दूसरी इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाया मीन का, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। तो ये बन गई 53 इक्वल्स टू 3920। ऊपर से इरेज कर दूं मैं? यस मैम। हाँ, तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूं मैं। मीन 53 इक्वल्स टू सिग्मा fi xi, ये लिया हुआ है हमने 3920 प्लस 30x1 प्लस 70x2 अपॉन 100। ठीक है बात? यस मैम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5300 3920 प्लस 30x1 प्लस 70x2 शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा ये इधर जाके। यस मैम। सो मैं चेक करो आपकी इक्वेशन बेटा यही बन रही थी या कहीं पे मिस्टेक पता चल गई आपको? यस मैम। हम आगे प्रॉब्लम हुई थी, हम निकाल लेंगे। आगे निकाल लोगे? ये आपकी दो इक्वेशंस है। यस मैम। ठीक है, आप इवन पूरी इक्वेशन में से 0 को कैंसिल कर सकते हो। मतलब 10 से डिवाइड कर दिया, 0 को कैंसिल करने का मतलब है। अब आप इनको सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन ये नीचे बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, दोनों को सॉल्व कर लो। और अभी हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे ना। चैप्टर 3 है ही हमारा इक्वेशंस को सॉल्व करने का चैप्टर, तो हम डिफरेंट वे से हाँ लीनियर इक्वेशंस वाला। फिर आपको बल्कि ये इक्वेशन सॉल्व करना और इजी हो जाएगा इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं मैम। हाँ जी मैम एक बार लेस देन मोर देन का भी बता देते मैम, मेरे को याद समझ नहीं आया। क्या चीज लेस देन मोर देन? मैम वो ग्राफ वाला। ग्राफ बनाना? यस मैम, उसमें वो मार्किंग वाला कैसे होगा? बेटा आप जैसे आपको यही है, आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। यस मैम। सपोज ये इंटरवल दिए हो और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। आपने लेस देन बनाना है तो आप लिखोगे लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ग्राफ जो बनना है वो क्यूमुलेटिव के साथ बनना है। लेस देन में हमने लेनी है अपर लिमिट्स, क्योंकि हम लेस देन 0 तो नहीं कह सकते ना, वैसे भी कॉमन सेंस है। लेस देन 10 नहीं बनेगा, फर्स्ट वाला जो हमारा बनेगा। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ओके ये फ्रीक्वेंसी। यस मैम। अब क्यूमुलेटिव निकालो।
फर्स्ट विल रिमेन सेम, ऊपर से शुरू करनी है। लेस देन अपर लिमिट ऊपर से ऐड करना है, मोर देन Yes, लोअर ma'am. लिमिट नीचे से ऐड करना है, मतलब नीचे वाला नीचे से शुरू करना है। ठीक है, Yes, ma'am. अब 5 + 8 13, 23 30 30, 35। 35. अब बस ये हम पॉइंट्स हमारे आ गए। Yes. मैम फिर वो ग्राफ वाले ग्राफ पे कैसे होता है ये? ग्राफ पे अब आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। यस मैम। ये ऐसे ड्रॉ करिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये यस मैम। 10 20 30 40, ये पहला कॉलम हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, ओके मैम। क्योंकि अगर हमारा 0 से बहुत ज्यादा गैप है तब हम किंक लगाते हैं। यहाँ पे तो 10 20 30 चल रहा है, तो कोई किंक लगाने की जरूरत ही नहीं है। इधर हमारी 35 तक वैल्यूज जाएंगी, तो मैंने 5 का गैप ले लिया। ठीक है, अब पॉइंट्स मार्क करो। 10 5, ये आ गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ओके मैम। 20 13, 20 और 30, ये आ गया यहाँ पे। 30 23, यहाँ को आ गया। 40 30, 50 35, और ये बन गया। यहाँ पे हमने लिखना है CF, और यहाँ पे लिखना है अपर लिमिट। ओके मैम। मैम मोर देन का कैसे मार्किंग होती है? अब मोर देन में देखो, फिर से हमने यहाँ पे अब करना है मोर देन बनाना है सपोज, तो हम कहेंगे मोर देन टाइप। इसमें हम लोअर लिमिट लेते हैं, तो 0 to 10 थी ना, तो यहाँ बनेगा मोर देन 0। ठीक है ना, मोर देन 10 में तो फिर फर्स्ट वैल्यू रह ही जाएगी, मोर देन 0। यस मैम। मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। ओके, यस मैम। ये थी हमारी फ्रीक्वेंसीज। सपोज ये है फ्रीक्वेंसीज, कुछ भी होगी, मतलब मैंने लिख लिया ऐसे ही। यस मैम। क्यूमुलेटिव नीचे से शुरू करनी है, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से, 3 फिर ऊपर वाली प्लस करते रहना है। 10 20 30। ओके, यस मैम। और अब इसको मार्क करके देखो, आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली आएगा। स्टूडेंट्स मेरे को सिर्फ 2 मिनट दो, जरा एक कोई बात है, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही थी। ओके मैम। जस्ट
चलो स्टूडेंट्स, अभी कॉल अभी होल्ड पे है, चलो देखते हैं। हाँ जी, आई होप कि ये क्लियर हो गया। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, आई कैन सी वन न्यू नेम, न्यू स्टूडेंट जसकरण और जसकरण, न्यू स्टूडेंट। मैम मैं आऊँ मैम, मेरी आईडी हो। ओके 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 वर्चुअल, मैम वर्चोत मैम। ओके ओके। चलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। कितनी प्योरिटी है उसमें। तो आपको पता है, आपने पहले भी क्लास 9th में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। टू वेरिएबल्स का मतलब दो तरह के वेरिएबल्स होंगे, जैसे एक्स एंड वाई। आपको याद हो, आप 7th 8th क्लास में ना इस तरह के क्वेश्चंस करते थे, है ना। इनमें क्या होता था, ये लीनियर इक्वेशन है ये, बट दिस इज इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल में इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारा एक्स। फिर उसके बाद आपने क्लास 9th में इस तरह की इक्वेशंस की। अब ये क्या है, ये भी है लीनियर इक्वेशन ही, बट इट हैज टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
ये होती है। अब आपने क्लास 9th में क्या कहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। हम अपने आप से कोई भी x की वैल्यू एज्यूम करें और फिर y की वैल्यू हम फाइंड आउट करते रहेंगे, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। पर जो क्लास 10th है उसमें हम कर तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही रहे हैं, बट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब कि हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी होंगी टू वेरिएबल्स वाली और हमने उनको सॉल्व करना है। ये है हमारा काम, ठीक है। फिर इसके ऊपर बेस्ड ही आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होंगी। फिर जब लीनियर इक्वेशन का पेयर होता है तो जरूरी नहीं है कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकता है उसका एक ही सॉल्यूशन मिले, हो सकता है उसका सॉल्यूशन ना मिले। तीन तरह की कंडीशंस होती हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती कैसी है, पेयर। तो हम कहते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी होगी। क्लास 9th में आपने पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमने पेयर लिखना है, तो हमने कैसे लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हमने फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, कहीं पे हमें डायरेक्ट इक्वेशंस दी होंगी और हमने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है। चलो पहले मैं लिख देती हूँ, बी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है बात। अब इसको मेथड्स जो हमने स्टडी करने हैं, मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन। तो हम स्टूडेंट्स 4 मेथड स्टडी करेंगे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, और फिर फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लास्ट ईयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में से कट हो गया, बाकी तीनों मेथड्स हमारे सिलेबस में थी, ये तीनों थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट हो गया था, बट सिंस अभी तक हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि कुछ सिलेबस कम हुआ है, तो इसलिए हम फिर से चारों के चारों मेथड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ आया करना क्या है चैप्टर में हमने? यस मैम। फिर एक चीज हम और डिस्कस करेंगे, कंडीशंस, कि हमें बिना सॉल्व करे पता चल जाए कि जो पेयर है उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कि उसका एक सॉल्यूशन होएगा, कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, या कि उसका सॉल्यूशन होएगा ही, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमने अब डिटेल में डिस्कस करनी है वन बाय वन। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से ही, क्योंकि उससे पहले क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्व करने के मेथड सीखेंगे। इसमें कोई फॉर्मूला लर्न करने वाली चीज नहीं है चैप्टर में। अगर हम कहें कि हमने फॉर्मूला लर्न करना है, वो चीज नहीं है। हमने समझना है कि मेथड कैसे अप्लाई करना है और फिर उस मेथड को यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से। स्टेटमेंट प्रॉब्लम है 3.1 में, ठीक है। ये तो ग्राफ वाले हैं मैम। हाँ ग्राफ वाले हैं, कोई बात नहीं, बट करने तो है ही है ना। हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशंस फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को रीड करके, फिर उन इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने का तरीका वही है जो आप क्लास 9th में यूज करते थे, बट स्टिल मुझे भी पता है कि क्लास 9th में काफी स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की है, तो हम एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है आपके पास, बस आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन की क्या होती है टू वेरिएबल्स में। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऑल्दो हम अभी इसको जब टॉपिक करेंगे तब हम लिखेंगे भी इसके ऊपर कंडीशंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन,
देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है स्टेटमेंट प्रॉब्लम में। अगर आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्वेश्चन को समझोगे ही नहीं तो फिर आपका आंसर कभी भी निकल नहीं सकता, आपकी इक्वेशंस कभी भी सही बन नहीं सकती। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, उसका मीनिंग वो पता होना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, दो पर्सन्स के बीच में बात हो रही है। आफ्ताब बात कर रहा है अपनी बेटी के साथ, डॉटर के साथ। वो क्या कहता है, 7 years ago I was 7 times as old as you were. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Algebraically का मतलब कि आपने इक्वेशंस बनानी है, ग्राफिकली का मतलब उन इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट्स जो एजेस वाला क्वेश्चन होता है, कभी भी हमने कोई भी एजेस वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें एज की बात हो रही है, तो हम हमेशा क्वेश्चन में प्रेजेंट एज को ही एज्यूम करते हैं, हम किसी और एज को एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, हम कौन सी एज को एज्यूम करते हैं, हमेशा प्रेजेंट एज को। तो हम दोनों की प्रेजेंट एज को एज्यूम करेंगे, हम कहेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बात एज की हो रही है तो हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने आफ्ताब की एज ले ली x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज y years। ठीक है, अब क्वेश्चन में बात हो रही है 7 years ago की। 7 years ago, अगो का मतलब है बिफोर, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी, क्या होगी आफ्ताब की एज? आप अपनी एज सोचो, अगर इस टाइम आपकी एज 14 इयर्स है तो 7 इयर्स पहले आपकी एज क्या थी? 7 कैसे पता चला? minus 14 माइनस 7, है ना, यही किया ना, वही चीज हमने यहाँ करनी है x कि अगर उसकी एज अभी x है तो 7 इयर्स अगो, 7 साल पहले क्या एज थी उसकी? x माइनस 7। 7 ठीक है बात? सो 7 इयर्स अगो एज ऑफ आफ्ताब was x minus 7 years and age of daughter की क्या हो जाएगी? y minus 7, y है ना। अब वो क्या कह रहा है कि जो मेरी एज है वो डॉटर की एज का 7 टाइम्स। ठीक है, कि अगर डॉटर की एज 10 है तो आफ्ताब की एज होगी 7 into 10 70। अगर डॉटर की एज 3 इयर्स है तो आफ्ताब की एज हो गई 3 into 7 21, 7 टाइम्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है हमें कि x minus 7 एज ऑफ आफ्ताब is equals to 7 times, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, 7 times the age of daughter। देखो पढ़ो क्वेश्चन, कहां से लिखना है ये सब कुछ हमने क्वेश्चन से ही लिखना है। क्वेश्चन को पढ़ो, वहीं से मिलेगा आंसर और कहीं से नहीं मिलेगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, चैप्टर में फॉर्मूला याद करने वाला काम नहीं है, समझने वाला काम है सारा। कि क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और इक्वेशंस बनाओ। समझ आई ये चीज? Ma'am, Yes. could you please repeat from the after the you have tell the 4 method because I was disconnected. ओके तो स्टूडेंट्स चलो मैं इसको शुरू से लिख रही हूँ। देखो आपको थोड़ा और इजी वे में भी लिखना बताती हूँ। देखो जब भी एज वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें दो लोगों के बीच में रिलेशन की बात हो रही है ना। आप क्या करो, आप दोनों के नाम लिख लो, आफ्ताब डॉटर, दो लोगों की बात हो रही है ना। अब सबसे पहले हमने क्या लेना है, इनकी प्रेजेंट एज, एक की एक्स एक की वाई। ठीक है बात? यस मैम। फिर क्वेश्चन में देखो किस किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। क्वेश्चन में दो टाइम पीरियड्स की बात हो रही है, एक 7 इयर्स अगो और एक 3 इयर्स आफ्टर, है ना। फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब है आफ्टर। समझ आई बात? तो Yes. हमने यहाँ पे कंडीशंस लगा दी कि एक हम 7 इयर्स अगो का लिखेंगे और एक 3 इयर्स आफ्टर का लिखेंगे। अब 7 इयर्स अगो पहले की जो एज निकालनी है
तो वो -7 करके आएगी। अब आफ्टर, बाद की जो एज आएगी वो प्लस करके आएगी, बोलो। यस मैम, x+3 y+3। है ना, ये ऐसे हमने, और शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि जब भी एजेस वाला क्वेश्चन होगा, दो लोगों के बीच में रिलेशन डिस्कस होगा। यहाँ पे कौन कौन है, आफ्ताब एंड डॉटर। हमने एज्यूम सबसे पहले क्या करनी है, प्रेजेंट एज। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में सिचुएशंस डिस्कस हो रही होंगी उनको हमने देखना है। तो दो सिचुएशन डिस्कस हो रही हैं, 7 years ago, 3 years after। तो हमने दोनों लिख ली, x - 7 y - 7, देन x + 3 y + 3। ठीक है बात। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि जब 7 years ago की बात कर रहे हैं तो एज ऑफ आफ्ताब was 7 times the age of daughter, है ना, यही बोला है ना। यस मैम। तो यानी x - 7 is equals to 7 times y - 7। So x - 7 will be equals to 7y - 49, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, +42 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशन को। अगर आपका ये रिलेशन बन गया, उसके बाद तो मैंने सिर्फ ओपन करी है ब्रैकेट्स और एक तरफ शिफ्ट करा है और कुछ नहीं करा। ये रिलेशन समझना है आपने, ये समझ आया क्यों लिखा मैंने क्वेश्चन में से। =0 क्यों? बेटा जब सारी चीजों को हम इधर ले आएंगे तो इस तरफ क्या बच जाएगा। नो मैम, आपने इधर क्यों लेके आया सारी? क्योंकि जनरली क्या होता है बेटा, या तो हम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में लिखते हैं या फिर इस फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी एक फॉर्म में हम इक्वेशंस को लिखते हैं। यस मैम। है ना, आप चाहे तो इसको कांस्टेंट टर्म को इधर ही रहने देते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब इक्वल्स टू -42 आ जाता। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, फिर उसके बाद जो मेथड अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। अब ये बताओ, ये चीज पता चली मैंने क्यों लिखी। यस मैम। Yes, ma'am. अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आप लोग पढ़ो और मुझे बताओ क्या आएगा। 3 years from now, अब वो क्या कह रहे हैं अपनी बेटी को, 3 years from now, यानी इसके बीच में बात करते हैं। 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be। अपनी बेटी को कह रहा है 3 साल बाद मैं तुम्हारे से 3 times बड़ा हो जाऊंगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x X plus 3 is equal to 3y plus 3. x + 3 इक्वल्स टू 3 times। 3 times का मतलब मल्टीप्लाई करना है किसको, y + 3 को। बस अब फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने फिर से इक्वल टू 0 की फॉर्म में इसको लिखा। तो अब ये दो इक्वेशंस बन गई स्टूडेंट्स। जो मेन क्वेश्चन का काम होता है स्टेटमेंट प्रॉब्लम में, वो ये इक्वेशंस बनाने का ही काम होता है। अगर आपकी इक्वेशंस बन गई, फिर उसके बाद अगर आपने सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया हम 4 मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो जो आपको मेथड इजी लगता है वो आपने यूज कर लेना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है फिर वही करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का खत्म हो गया कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्राइकली। मींस ये हमने इक्वेशंस बना दी, तो ये हो गया अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन। मैम जी, इन्हें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व करने के तरीके 1 by 1 सीखेंगे, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। अभी बुक में यहाँ पे बोला गया है कि इसके बाद इसका ग्राफ बनाओ, क्योंकि ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज की इक्वेशंस है ना, इनका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ओके मैम। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सॉल्व करने की बात ही नहीं करी, उन्होंने कहा सिर्फ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी करूंगी तो मेरा आंसर आएगा नहीं सही। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ये अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट हो गई। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। समझ आ रही है बात? यस मैम। इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं आपको ग्राफ बनाना बताती हूँ, एक क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, फिर ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन खुद समझ आ जाए और आपको मेरी हेल्प की जरूरत ना पड़े।
नोट कर लो इसको। स्टूडेंट्स मैम। नोट करना बहुत जरूरी है, बिना लिखे अगर आप सोचोगे कि सुन के हम सारा काम समझ मैम, लें कर तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब Yes. हमने दोनों इक्वेशंस को लेना है और वन बाय वन इनके ग्राफ बनाने हैं, बट सेम ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, पेयर को हमने अलग अलग नहीं रिप्रेजेंट करना, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ x माइनस 7y प्लस 40। ठीक है बात, पहली इक्वेशन को मैं ले रही हूँ, इसका ग्राफ बनाना है मुझे। तो ग्राफ बनाने के लिए मेरे को एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें कि मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को मुझे ये नजर आ रहा है, देखो क्या होता है जब भी हमने ग्राफ बनाना है ना, तो हम वो वेरिएबल देखते हैं जिसके के कोफिशिएंट 1 होता है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना इजी हो जाता है और दूसरे की हम अपने आप से एज्यूम करते रहते हैं। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि मैं x की एज्यूम कर लूं और y फाइंड आउट करूं तो वो मुश्किल होएगा फाइंड आउट करना, क्योंकि मुझे फिर -7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा उधर जाके। और अगर मैं y की रखती रहती हूँ तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेती हूँ कि x इक्वल्स टू 7y माइनस 40 लिख सकती हूँ ना, कि x की वैल्यू मेरी किसके इक्वल आ जाएगी, इसको शिफ्ट कर दें हम तो 7y, ये प्लस का बन गया -40। बताओ ये चीज समझ आई? Yes, मैम। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। हाँ जी, यस स्टूडेंट्स। मैम जोत बोल रहा था। मैम ये किस लिए किया था मैम? ये अब हमने ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स का मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। तो एक वैल्यू हम खुद से एज्यूम करेंगे और दूसरी वैल्यू इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। ओके मैम। ओके, तो इट इज इजी, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो इट इज इजी कि मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती रहूं और x इक्वेशन से निकालती। तो अब देखो यहाँ पे मैंने y को रखा, देखो एज वाला क्वेश्चन है तो एज हमारी नेगेटिव नहीं आ सकती है ना, एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। तो हमने स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना है कि एज हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे x और y की। देखो अगर मैं यहाँ पे हमें मुझे पता है 7 के टेबल में 42 आ जाता है, 7 6 या 42। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखती हूँ तो मेरी x की वैल्यू 0 आ जाएगी ना। Yes, मैम। अब मेरे को पर जीरो भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, तो यानी मैं 6 से बड़ी वैल्यू लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, मैं y की वैल्यू मैं रखती हूँ 7, अपने आप से एज्यूम करनी है, मैंने एज्यूम करी 7। यहाँ पे अगर हम y के प्लेस पे 7 रखें तो वो क्या बन जाएगा, 7 7 जा 49, यस मैम। 49 माइनस 42, आंसर आ गया 7। फिर अब मैं इसकी वैल्यू एज्यूम करती हूँ 8, 7 8 जा 56, 56 माइनस 42 14, 7 9 जा 63, 63 माइनस 42 21। ये किस किस को निकालना नहीं आता, अब मुझे ये बताओ प्लीज, रेज योर हैंड्स, किस किस स्टूडेंट्स को ये पॉइंट निकालने नहीं आते। ओके यश, कमल, जानवी, ओके, ओके स्टूडेंट्स। ऋषभ आप भी न्यू स्टूडेंट हो बेटा? यस मैम। फर्स्ट क्लास है ना आई थिंक आज आपकी, मैंने आपका नाम अभी पढ़ा। मैम मैथ्स की तो फर्स्ट है, कल लगाई थी वैसे मैम। कल साइंस की लगाई थी, ओके।
तो स्टूडेंट्स अब देखो, अगर आपको ये टेबल बनाने में दिक्कत है ना, तो सबसे पहले मैं आपको जनरल बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को भूल जाओ अभी। हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है और हमने जो क्लास 9th में हम करते थे, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसके हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। लाइन है ना, तो ये तो आगे भी एक्सटेंड हो जाएगी, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करने हैं एक इक्वेशन, और जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो हमें कम से कम 3 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते हैं, तभी हम ग्राफ बना सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि अगर हमने किसी भी इक्वेशन में से पॉइंट्स निकालने हैं, फर्स्ट स्टेप होता है कि हम x और y में से वो कोफिशिएंट देखते हैं, वो वेरिएबल चूज करते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट किसका 1 है? x का। तो यानी हम x की वैल्यू निकालें। अगर सपोज दोनों में से किसी का भी कोफिशिएंट 1 ना होता, ऐसे होती है हमारी इक्वेशन, फिर हमें कोई मतलब हेल्प मिल ही नहीं रही है, फिर आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी की भी एज्यूम कर सकते हो। समझ आई बात? पहला स्टेप, हमने वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका कोफिशिएंट 1 है, दूसरे की हम अपने आप एज्यूम करेंगे। अब मेरे को ये समझ आ गया कि मेरे को यहाँ पे y की एज्यूम करनी है, तो मैं एक टेबल बना लेती हूँ साइड में अपना, इसमें मैं रखती रहूंगी, पहले मैं सॉल्व करूंगी। y की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मैंने कहा y इक्वल्स टू 0। ठीक है, y के प्लेस पे 0 रख दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व करा। 3 इंटू 0 0 हो जाता है, x आ गया मेरा 5। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया या फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। फिर सेकंड सॉल्यूशन के लिए मैंने y की वैल्यू फिर से अपने आप से कुछ भी एज्यूम करनी है, मैंने y इक्वल्स टू 1 ले ली। इन जनरल बात कर रही हूं मैं, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही। अब फिर से y के प्लेस पे 1 रखा, x आ गया मेरा 2। ऐसे हम इनफाइनाइट अपने आप से वैल्यूज एज्यूम कर करके, कुछ भी एज्यूम कर लो, फ्रैक्शन में प्लस माइनस 0 कुछ भी एज्यूम कर लो, हम ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। समझ आया कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन? यस मैम। यश, कमल, हम 3 से बड़ा नंबर नहीं ले Yes, सकते। ma'am. क्या बोल रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप y को 5 ले लो, तो x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 5, ये बन गया ना। यस x प्लस 15 इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू आ गई 5 माइनस 15 माइनस 10। तो फिर हमारा ये सॉल्यूशन आ गया y 5 और ये माइनस 10। कुछ भी ले सकते हो आप। तो हम आपने कहा था 8 तो माइनस में नहीं आएगी। हाँ, वो उस क्वेश्चन के लिए था ना। इन जनरल अगर हमें किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा है, ग्राफ बनाने के लिए कहा है, तब तो हम माइनस में ले सकते हैं ना। वो तो उस पर्टिकुलर ma'am. क्वेश्चन की बात हो रही थी, तो इन जनरल तो आ सकते हैं माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस मैम। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो, अगर आप माइनस में लेके ग्राफ बना देते हो तो कोई भी टीचर गलत नहीं करता है, बट प्रैक्टिकली हमें पता है कि जब एज जो है किसी भी पर्सन की ना तो 0 हो सकती है ना माइनस में हो सकती है, तो फिर हम माइनस वाली वैल्यू क्यों चूज करें? मेरा मतलब ये है, समझ आई बात? अब देखो, अब फिर से हमने फिर दोबारा से देखते हैं, ये हमारी इक्वेशन बन गई थी। अब हमें समझ में आ रहा है कि x का कोफिशिएंट 1 है, तो इट इज बेटर कि हम x की वैल्यू निकालें और y की सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है बात? यस मैम। अब सपोज आपको प्लस माइनस का नहीं पता चलता,
बताओ अब कुछ भी वैल्यू अज्यूम करो y की। चलो आप माइनस वाली वो छोड़ दो, प्लस माइनस वाला केस भी छोड़ दो। क्या ले हम? लेट y इक्वल्स टू 3 1. 1 ले लो। 5. x माइनस 7 इंटू 1 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ऐसे बन गया। यस मैम। x माइनस 7 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई -35। ठीक है, आ गया हमारा सॉल्यूशन। यस मैम। ठीक है, बट मैंने आपको कहा है क्योंकि एज हमारी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें समझ में आ रहा है कि जब हम x की वैल्यू 6 रखेंगे यहाँ पे 6, तब ये मेरा -42 प्लस 42 मिलके 0 हो जाएगा। यस मैम। तो यानी 6 पे तो मुझे आंसर 0 मिलेगा y को, अगर मैं 6 एज्यूम करती हूँ। और अगर उससे नीचे एज्यूम करती हूँ तो मुझे नेगेटिव पॉइंट नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यस इसलिए मैं 6 से बड़ी वैल्यूज y की एज्यूम कर रही हूँ यहाँ पे। समझ आई बात क्यों एज्यूम कर रही हूँ? क्योंकि एज को मैं नेगेटिव में नहीं लेना चाहती, तो y को मैंने एज्यूम करा 7। मैम 0 क्यों नहीं ले सकते आप? y को 0 ले लो, आपको बताया तो है, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मैम y को 6 मैम। 6 को लोगे तो एज x 0 आ गया। तो x किसकी एज है? आफ्ताब की। तो आफ्ताब की एज 0 हो सकती है कभी भी? किसी भी पर्सन की एज 0 हो सकती है? नो मैम। तो इसलिए हम 6 को भी अवॉइड कर रहे हैं। हम 6 से बड़ी वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारा x और y दोनों पॉजिटिव नंबर में। तो x माइनस 7 इंटू 7 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। x माइनस 49 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और x भी आ गया 7। तो ये आ गया हमारा पहला सॉल्यूशन y7 x7। ये काम हमने रफ वर्क में करना है, ये फेयर में नहीं करना। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाती है, फिर आप ये चीजें माइंड में कैलकुलेट करनी शुरू कर देते हैं और सीधा आंसर निकाल के यहाँ लिख देते हैं। बट अगर आपको डाउट होता है तो आपने रफ में सॉल्व कर लेनी है ये पॉइंट्स। समझ आ रही है बात? यस मैम। अब मैंने नेक्स्ट वैल्यू मैंने y की एज्यूम करी 8। पुट यही करनी है, y को मैंने एज्यूम करा 8। x माइनस 7 इंटू 8 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। x आ गया मेरे पास 14। ठीक है, ये आ गया मेरा सेकंड पेयर। अब मैंने y को लिया 9। ये आ गया x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 20। ये आ गया मेरा नेक्स्ट फॉर्म। तो ऐसे मैंने कम से कम 3 पॉइंट्स निकाले हैं। अब सेम चीज हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए करेंगे। देखो अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनी थी? किसी स्टूडेंट ने नोट की थी? यस मैम। क्या बनी थी बोलो? हम x minus 3. 5 6 is equal to 0. वेरी गुड। चलो अब इसके फिर से कोई x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यही है ना? 6 क्या बोल रहे हो? मैम -6 Minus 6 है. यस मैम। -6 है। ओके, फिर से हमने टेबल बनाना है, 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। मैम x प्लस 3y है मैम। मैम हम इसमें y 2 से ज्यादा होना चाहिए. हाँ, अब y जो है वही बात है ना। अब फिर से हम y की वैल्यू एज्यूम करेंगे और x निकालेंगे, और y की वैल्यू हमारी 2 से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि 2 पे तो ये 0 आ जाएगा। मैम -3y अब देखो यस मैम माइनस है मैम 3y माइनस मैम x माइनस 6 है। x माइनस 3y प्लस 6। मैम 6 भी माइनस माइनस 6
6 भी माइनस में है, ओके। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम y की वैल्यू कुछ भी रखें वो प्लस हो, वो माइनस इधर जाके प्लस बन जाएगा, है ना। यस मैम। तो यहाँ पे तो हम y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बस 0 नहीं लेनी हमने, नेगेटिव नहीं लेनी, हम कुछ भी ले 1 2 3 4, जब हम उसको शिफ्ट करेंगे इधर तो ऑटोमेटिकली हमारा पॉजिटिव आंसर आ जाए। यस मैम। तो बताओ y की वैल्यू क्या एज्यूम करें अब फर्स्ट पॉइंट निकालने के लिए? 1। 1। तो ये हो गया x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, X is x इक्वल्स टू 9, ठीक है। ma'am X value y एज्यूम कर रहे हैं ना, तो x निकलेगा इक्वेशन में, y पुट कर रहे हैं। X की वैल्यू कर ले, हाँ जी, X की वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं ना। कर सकते हैं बेटा, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना निकालना, फिर हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, कई बार फिर हमारे फ्रैक्शन में आ जाता है आंसर, फिर फ्रैक्शन में हमें ग्राफ पे बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इट इज बेटर कि जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है आप उसकी वैल्यू निकालो और दूसरे की एज्यूम करो, ठीक है। तो अब ये y 1 हो गया, ये 9 हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या एज्यूम करें y को? -1। y इक्वल माइनस में तो लेनी ही नहीं है मैम 1 क्यों लिया? बेटा, कुछ भी ले सकते हो वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमने, और ऐसे लेनी है कि x और y दोनों पॉजिटिव आए। तो हमने ये देखा कि y की वैल्यू हम कुछ भी रखें यहाँ पे, तो वो जब इधर शिफ्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर ही आ जाता है। तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपकी मर्जी है, कुछ भी लेते रहो। ओके मैम। ओके, अब y को 2 लिया तो बताओ क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स? 12 x क्या आएगा? 12 12, बिल्कुल सही। y2 x12, फिर y को 3 लिया, 15 y को 3 लिया तो क्या आ जाएगा? 15, X बिल्कुल सही, x15। बस आ गए 3 सॉल्यूशंस। अब हमने इनको Yes, ग्राफ पे ma'am. बनाना है। अब ग्राफ पे बनाना है तो हमें x एक्सिस y एक्सिस बनानी पड़ेगी, सेम ग्राफ पे बनाना है हमने, ठीक है। अब देखो इस केस में हमारी जो है नेगेटिव वैल्यूज तो है ही नहीं, तो हम नेगेटिव वाली साइड बिल्कुल छोटा सा बना देते हैं और पॉजिटिव वाली साइड हम बड़ा बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। बनाना जरूर है नेगेटिव, x x डैश y y डैश। अब जो हमारे वैल्यूज हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 21 है, समझ रहे हो ना। तो मैं मैं ले लेती हूँ, जो ग्राफ में मेरा 1 बॉक्स होता है उसको मैं 5 ले लेती हूँ। स्केल चूज करना है ना मुझे, 5 10 15 20 25 ऐसे मैंने चूज कर लिया। और y की वैल्यू मैक्सिमम हमारी क्या है? 9, तो ये भी 5 10। स्टूडेंट्स कोशिश हमारी यही रहती है कि दोनों एक्सिस पे हमारा सेम स्केल रहे, स्केल चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम इसको बनाते हैं। पहला पॉइंट है 7 7, x भी 7 y भी 7। ये देखो यहाँ कहीं पे 7 होगा जब आप ग्राफ बनाओगे, 5 के बाद 4 बॉक्सेस काउंट करोगे। आई होप के ग्राफ सबको बनाना आता है। Yes, ma'am. फिर x 14 y 8 यहाँ पे हो जाएगा। लिखते भी रहना है साथ साथ, मेरे पास मार्कर है ना, मार्कर एक्चुअली बोल्ड चलता है। फिर x 21 y 9 ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का। समझ आई बात? Yes, ma'am. हाँ। अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। 1 9 no सॉरी 9 1, x 9 है y 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। 9 1 पॉइंट है हमारा। फिर 12 2 यहाँ आ जाएगा ऐसे। फिर 15 3
यहाँ आ जाएगा, और ये ऐसे ग्राफ। तो ऑलमोस्ट आपकी ना पैरेलल लाइंस ही आती हैं जब आप इसको ग्राफ पे बनाते हैं। तो जब भी हमारा ग्राफ पैरेलल लाइंस आ रहे हैं तो उस केस में नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस का मतलब वो कभी भी मिलेंगी ही नहीं, और सॉल्यूशन का मतलब जहां पे वो मिलेंगी वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन है, और पैरेलल लाइन तो मिलती नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो फर्स्ट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है उनका हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया सॉल्यूशन। उन्होंने कहा है कि इक्वेशंस बनाओ और फिर उसका ग्राफ बनाओ। बताओ आपको कुछ समझ आया? अभी सिर्फ हमने एक क्वेश्चन किया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट? यस ठीक है, तो इसको बना लो, रफ रफ ही बना लो, ठीक है, ये टेबल बना लो और फिर उसके बाद ये ग्राफ बना लो अपने, एटलीस्ट आपको पता तो रहे कि ऐसे बनाते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशंस बनाना बहुत इजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें नेक्स्ट। वेट, यस मैम। रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट्स का हो गया वो रीड करो। देखो ये स्टूडेंट्स, कैन आई रेज इट? यस मैम। हाँ जी, रीड कर रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स and 6 balls for rupees 3900, and later she buys another bat and 3 balls for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. Geometrically and graphically is same. तो स्टूडेंट्स दो चीजों की बात हो रही है, एक बैट एक बॉल, उनकी कॉस्ट की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है ना, यानी कॉस्ट। तो हम एक की कॉस्ट को x ले लेंगे, एक की कॉस्ट को y ले, ठीक है। हमने क्या कहा, लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज ₹y, है ना। ये तो पता ही है आपको, इक्वेशन बनानी है, दो वेरिएबल्स, दो चीजों की बात होगी, दो वेरिएबल्स एज्यूम करने हैं। अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? कितने बैट खरीदे हैं उसने? 3 बैट खरीदे हैं एंड 6 balls, 6 बॉल्स, है ना। तो क्या इक्वेशन बनी? x plus 3 3 y plus x 6 3x, 3 बैट्स की कॉस्ट क्या होगी? 3x and 6y 3x एंड 6y। 3 बैट्स की कॉस्ट हो गई 3x, 6 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 6y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की कॉस्ट मिला के जो है वो है 3900, है ना। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, अब देखो हमें ना सीधा सीधा नजर आ रहा है कि इसमें जो भी नंबर है वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, नजर आ रहा है ना। यस मैम। तो इट इज बेटर कि हम डिवाइड करके इक्वेशन को लिखें, फिर उससे हमें सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो हम डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, x plus 2y is equals to 1300। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा जब हमारा कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा।
तो अगर हम डिवाइड कर पा रहे हैं तो इट इज बेटर कि आप डिवाइड करके। फिर उसके बाद एक बैट और 3 बॉल उसने और खरीदी, यानी एक बैट की कॉस्ट है x, 3 बॉल की है 3y, और अब 1300 में खरीदी। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। देखो इसको और जरा पॉइंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जिन स्टूडेंट को इक्वेशन समझ में आ गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड आउट करो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करें इसको आगे। यस मैम। अब फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x + 2y = 1300। इसका टेबल बनाते हैं। किसकी वैल्यू एज्यूम करें? मम्मी x + Y. 3 क्या है? y बेटा सेकंड सिचुएशन देखो ना, दोबारा फिर से उसने खरीदा है। वो सेकंड सिचुएशन लिखी है मैंने। दोबारा से उसने क्या खरीदा है? एक बैट और 3 बॉल खरीदी है। तो एक बैट की कॉस्ट हो गई x, 3 बॉल की कॉस्ट हो गई 3y, और टोटल हमें दिया हुआ है 1300। ओके, यस मैम। अब इस के पॉइंट्स बनाने हैं। किसकी वैल्यू एज्यूम करें? Y की। y की, है ना, क्योंकि x के कोफिशिएंट 1 है, तो इट इज बेटर कि हम y की वैल्यू एज्यूम करें। अब स्टूडेंट्स फिर से वही बात, क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि अगर हम 1 2 3 वैल्यू एज्यूम करेंगे तब तो हमारे बड़े अजीब अजीब से आंसर आएंगे ना, उसको ग्राफ पे बनाना भी मुश्किल होगा। और तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे? 100 200 300 इस तरह से, क्योंकि टोटल हमारा 1300 है। समझ रहे हो बात को? यस मैम। तो हम y की वैल्यूज 1 2 3 नहीं एज्यूम करेंगे, उससे तो ग्राफ बन ही नहीं पाएगा। हम एज्यूम करेंगे 100 200 300 लाइक दिस। तो y की वैल्यू मैंने एज्यूम करी सबसे पहले 100, x हो गया 1100। ठीक है बात? यस मैम। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब y की वैल्यू सपोज मैंने 200 एज्यूम करी, तो x क्या आएगा? सॉल्व करो और बताओ। 700। 700, बिल्कुल सही। सभी को पता चल रहा है 700 कैसे आया? यस यहाँ मैम। 100 की जगह 200 लिखोगे तो ये 4 बन गया। गलत कर दिया वर्जोत, 13 - 4। मैं आदिल था मैम। आदिल, ओके। 13 - 4 मैम मैम 900 900। 900। यस, ध्यान से करनी है कैलकुलेशंस। मैंने 6 कर लिया। मैम अब आएगा 700। हाँ, 300 लेंगे तब आएगा 700। ठीक है ना? ऊपर वाली सेकंड इक्वेशन ले ली। हाँ, सेकंड नहीं लेनी है ना, फर्स्ट का चल रहा है अभी काम हमारा। ये फर्स्ट के हमारे पॉइंट्स बन गए। हाँ बेटा, ठीक है। अब सेम चीज सेकंड इक्वेशन के लिए करो। सेम 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। अब प्लीज 1 बाय 1 3 स्टूडेंट्स मुझे पॉइंट्स बताना ताकि मुझे पता चले। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम इसमें भी हम जिस मर्जी हिसाब से ले लें मैम। हाँ, जिस मर्जी ले लो, बट वही बात है 100 200 300 लेके ही फायदा है ना, नहीं तो फिर हम ग्राफ कैसे बना पाएंगे? अब हम ग्राफ पे जब स्केल चूज करेंगे वो भी 100 200 300 की फॉर्म में ही चूज करेंगे। बताओ y की वैल्यू हम क्या ले? मैम मैंने तो x की ले ली। x की ले ली, क्या ली? 1000। 1000 ले ली, चलो ठीक है, ये तो आपको सही मिल गई। हाँ, पॉइंट बताओ, चलो कोई बात नहीं, जिसकी मर्जी लो, पॉइंट बताओ। अंकित आपने ली 1000 और आपका आंसर आ गया, y क्या आ गया? 300।
100. 100। Yes, ma'am. और कोई स्टूडेंट? अंकित ने तो बता दिया एक पॉइंट, कोई और स्टूडेंट? 200 मैम जब हमने y की वैल्यू मैंने 200 ली तो फिर वो फ्रैक्शन में आ रहा है। क्यों फ्रैक्शन में कैसे आएगा? y की वैल्यू 200 लो, 3 2 6, 700 13 माइनस 600, 700। हाँ तो फिर फ्रैक्शन कैसे आया बेटा? सही तो आ रहा है। तभी तो मैंने कहा कि, इसीलिए मैंने कहा कि हाँ बेटा, इसीलिए मैंने कहा कि x निकालो, क्योंकि वो फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं। अगर हम x एज्यूम करेंगे ना तब y फ्रैक्शन में आ सकता है। ओके, मैम 400 upon 300 Yes, ma'am. 400 ले ली, ऊपर 400 नीचे 300 ओके 300 ले ली, तो आपका x की वैल्यू आ गई 400। ठीक Yes. है, यस अब ग्राफ बना लो इसका। अब ग्राफ बनाना है इन दोनों टेबल्स का वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था। अब हम स्केल चूज करेंगे 1 2 3 5 10 15 की जगह पे 100 200 300 एक्सेट्रा। ठीक है ना? तभी हम मैम पॉइंट्स को, इसका मैम एक सॉल्यूशन बनेगा मैम। इसका भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। मैम क्यों मैम 700 कहाँ है वो? 700 और 300 है, वो 700 और 200 है, तो सेम पॉइंट थोड़े ना हुआ। ओके सॉल्यूशन का मतलब होता है सेम पॉइंट होना चाहिए। अब मैंने ऐसे पॉइंट से इस पे मार्किंग कर ली। ठीक है, मुझे मैक्सिमम 1100 तक चाहिए। मैम 200 के मैम ले लो यूनिट्स। 200 ले लो, हाँ चलो 200 ले लेते हैं। 2 4 6 8 1000 1200। ठीक है बात? और इधर भी ऐसे 200 400 600 800 1000। अब पहला ग्राफ x 1100 y 100 यहाँ आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। फिर x 900 y 200 ऐसे आ जाएगा। x 700 y 300 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एक इक्वेशन का ग्राफ बन गया। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और दोनों तरफ एक्सटेंड करके एरोस लगा देते हैं और पॉइंट्स भी मेंशन करते हैं स्टूडेंट जनरली। अब सेकंड इक्वेशन का बनाते हैं 100,000, 1000 x 1000 100 यहाँ पे आएगा। x 700 y 200 x 400 y 300। ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। फिर से हमारी पैरेलल लाइंस आएंगी। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे इसको ढंग से तो ऑलमोस्ट आपकी पैरेलल लाइंस आएंगी, और पैरेलल लाइंस आएंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, समझ आया ग्राफ बनाना? Yes, ma'am. किसको प्रॉब्लम है प्लीज रेज योर हैंड्स। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि मुझे पता चले। होपफुली सबको समझ आया है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बड़ा इजी है, पढ़ो एंड ट्राई टू गिव आंसर। दो चीजों की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 3 में। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes is rupees 160. The cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. दो चीजों की बात हो रही है, एक ग्रेप्स की कॉस्ट और एक एप्पल्स की कॉस्ट। तो हम एप्पल्स की कॉस्ट को x ले लेते हैं, ग्रेप्स की कॉस्ट को y ले लेते हैं। मैम इक्वेशन बताऊं मैम? फर्स्ट इक्वेशन बताओगे वर्जोत? मैम सिर्फ 2x + y = 160। वेरी गुड। ओके, अब सेकंड इक्वेशन कौन बताएगा? और कोई स्टूडेंट? सेकंड इक्वेशन रीड करो क्वेश्चन और बताओ। इट्स सो इजी स्टूडेंट्स। हमने एप्पल की कॉस्ट को x लिया, ग्रेप्स की कॉस्ट को y ले लिया, तो फिर पर्सन ने 4 kg एप्पल खरीदे हैं, 2 kg ग्रेप्स खरीदे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी?
बोलो, कोशिश करो, गलत बोलो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई। मैम 4x plus 2y is equal to 300. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या था फर्स्ट इक्वेशन? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। सेकेंड है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। अब सेकेंड इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस मैम। तो हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ बनाएंगे। अब चलो फिर से मैम फर्स्ट मैंने मैम y 100 लिया मैम, 25 आ गया x। ओके चलो कोई बात नहीं, एक मिनट, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हो सेकंड की? मैम फर्स्ट की मैम। दोबारा से चेक कर लो फिर। नहीं मैम सेकंड की मैम कर रहा हूँ मैम। हाँ, सेकंड के लिए सही है, फर्स्ट के लिए गलत है। और स्टूडेंट्स वैसे भी अगर हम अपने रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो इट इज बेटर कि अगर हम x एज्यूम करें और y फाइंड आउट करें। बाकी आपकी चॉइस है। वर्जोत ने मुझे एक पॉइंट बताया है, क्या बताया वर्जोत? y इक्वल्स टू 100 मैम एंड 25। एंड x 25, बिल्कुल सही। बाकी स्टूडेंट्स पॉइंट्स निकाल लो और बताओ। कोशिश करो, निकालो, गलत बताओ सही बताओ, बट एटलीस्ट गिव ट्राई। मैम x equals to 50 first equation, हाँ जी, x इक्वल्स टू 50, y equals to 60. वेरी गुड, बिल्कुल सही। एनी अदर चाइल्ड नाउ? मैम 30 और 100। किस इक्वेशन के लिए? मैम फर्स्ट वन। क्या x 30? x को 30 रखो, देखो यस मैम। 60 बन गया, 160 माइनस 60, 100 आ गया, बिल्कुल सही है। मैम फिर वो आ जाएगा ना, 400 लेंगे मैम, 80 अपॉन मैम, किसकी 80 वैल्यू? अपॉन 80 फर्स्ट वाले का। अगर आप किसकी वैल्यू क्या ले रहे हो? मैम x की वैल्यू जो हम 40 लेते हैं, x की वैल्यू 40 लेते हो, y तो आ मैम जाएगा 80। 80। किसको अभी भी ये पॉइंट्स निकालने नहीं समझ आए, प्लीज रेज योर हैंड्स अगेन। स्टूडेंट्स जिसको नहीं पॉइंट्स पता चल रहे, स्लो निकाल रहे हो कोई बात नहीं, पर जिसको पता ही नहीं चल रहा वो प्लीज रेज योर हैंड्स। सबको समझ में आ गया? तो वर्जोत अब आपने आंसर नहीं देना है। एक स्टूडेंट ने मुझे पहले भी आंसर दिया था, किसने दिया था? जानवी ने दिया था आई थिंक। मैम श्रेया. श्रेया ने दिया था, ओके। तो बस अब श्रेया और वर्जोत का कोई आंसर नहीं आएगा अभी। बाकी स्टूडेंट्स में से कोई भी ये 2 पॉइंट्स निकाल के बताओ। x is equal to 35, y is equal to 80. x इक्वल्स टू 35, y इक्वल्स टू 80, बिल्कुल सही है। अब एक पॉइंट और बताना है स्टूडेंट, जिसने आंसर दे दिया वो नहीं बताएगा। Ma'am, x is equal to 10 and y is equal to 130. बिल्कुल सही है। अब बनाओ ग्राफ इसका, चलो। और 10, 20, 30 ऐसे स्केल ले लो, या 20, 40, 60 ले लो, कुछ भी ले सकते हो ना स्केल। मेरे ख्याल से 10, 20, 30 लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 25, 35 भी आपने वैल्यूज चूज कर ली है। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाओ, फिर से आपकी ऑलमोस्ट पैरेलल सी लाइन आएंगी, और आपका जो ग्राफ है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। मैम आदिल चैट में कह रहा मैम मेरी आवाज नहीं आ रही।
ओके आदिल, आप आंसर दे रहे हो बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके तो आप चलो, अभी आज तो क्लास अब खत्म ही होने वाली है। आगे से ऐसी प्रॉब्लम हो तो आदिल चैट में लिख दिया करो आंसर, ठीक है? यस ओके। चलो स्टूडेंट्स, अब इसका ग्राफ बनाओ। देखो फिर से मैंने वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ की। ठीक है, मैं गैप ले रही हूँ 10, 20, 30। वाई पे भी ऐसे ही 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब पहला पॉइंट है x 50, y 60, ये यहां आ गया। x 30, y 100, ये ऊपर चला जाएगा, मेरा ग्राफ पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर x 40, y 80, ये यहां आ जाएगा बीच में इनके, और ये ऐसे ग्राफ आ गया फर्स्ट वाले का। अब सेकंड का बना रही हूं मैं, x 25, y 100, x 35, y 80, x 10, y 130, और ऊपर चला जाएगा, और ये ऐसे आपका ग्राफ आ जाएगा। फिर से आपकी ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस आएंगी, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है इस टाइम, मैं बोर्ड पे बना रही हूँ। पैरेलल लाइन आएंगी जब आप ग्राफ पे बनाओगे, और ये आपस में नहीं मिलेंगी तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आज हमने मतलब एक किस्म से अभी पिछले क्लास की रिवीजन ही करी है, ये जो ग्राफ बनाने का तरीका सीखा है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया है पूछ सकते हो फिर से। अगर किसी को पॉइंट्स प्लॉट करने में प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो, फिर मैं आपको वो बताती हूँ। स्टूडेंट्स एनी क्वेरी? भाभी तो आवाज नहीं आ रही है आपकी, बेटा माइक तो ऑन हुआ है बट मुझे आवाज नहीं आ रही है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने चैट में आ गया समझ, नो मैम, भवित ने लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आदिल ने लिखा है समझ आ गया। चलो 2 स्टूडेंट्स का आंसर मुझे मिल गया। बाकी में से किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो। तो स्टूडेंट्स आज अभी हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, कंडीशंस वाला, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स की अभी सोशल की क्लास है दे विल रिमेन हियर। अभी सर 1-2 मिनट में आई थिंक एंटर कर जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं क्लास लीव कर रही हूँ। अभी है 1-2 मिनट्स, तो सर आ जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आई कैन वेट हियर, आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई क्वेरी नहीं है? नो मैम। Okay students, then thank you so much. I'm going to leave and you please remain here for social science class. थैंक यू मैम। Okay children.